आज है 23 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। 22वें लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई है। 22वें लॉ कमीशन को हेड कर रहे हैं जस्टिस ऋतुराज। जस्टिस ऋतुराज जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ चीज़ों पे कहा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा है और जो फैमिली लॉज हैं उनकी रिफॉर्म के बारे में कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्य उद्देश्य है वो फैमिली लॉज को रिफॉर्म करने की बात है, ठीक है। फैमिली लॉज के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया था और यूसीसी के बारे में कहा गया था कि ये इस स्टेज पर अभी ना ही नेसेसरी है ना ही डिज़ायरेबल है। ये पिछली लॉ कमीशन की रिपोर्ट में था और इसमें कहा गया था कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो राइट्स में होना चाहिए, लॉ में नहीं। लॉ डिफरेंट हो सकते हैं, तो अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इसका ये मतलब नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो दिखाता है कि आपके यहाँ कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। प्लस कई कंट्रीज़ ने इन्हीं डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज भी किया है और उनको लीगल प्रोविजंस में शामिल किया है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल मतलब जो यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल है, इसके कारण से जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शन है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और हर रिलीजन के अपने लॉ हैं और इसका मतलब ये नहीं कि सबके अगर लॉ अलग अलग हैं तो उनको रिफॉर्म कर दिया जाए या यूनिफॉर्मिटी ला दी जाए उसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक देश के लिए एक कानून, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून होगा। वो हर कम्युनिटी के लिए होगा और खासकर जो पर्सनल मैटर है जैसे मैरिज, डाइवर्सिटी, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सारे केसेस में एक ही तरह के लॉ चलेंगे सबके लिए, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो ये एक तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म लॉज अप्लाई करते हैं। अपने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 44 में इसका मेंशन है और इसमें मतलब मैंडेटरी नहीं, क्योंकि वो डीपीएसपी में है तो वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि ऐसा कोशिश करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल लॉज या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये 1988 बना था, एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था इसको और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके जो हेड होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज या सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के, उनको ही इनका हेड बनाया जाता है। और ये जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई थी जो सेंटर पे होगी और हर स्टेट के लिए भी अलग अलग काउंसिल बनाई गई थी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और जो काउंसिल होती है उसको जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, वो हेड करते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी आरबीआई का एक ऐसा प्रोविजन इन्वोक किया है जिसके ज़रिए जो वहाँ पे बोरोवर्स हैं उनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूलिंग की जा सकती है। ये प्रोविज़न जो है नॉर्मली जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाता है जिसके कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाधित हो जाती हैं, तब इस प्रोविज़न का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये एमपीसी के मीटिंग के बारे में था। एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट को अमेंड करके बना था। 2016 में पहली एमपीसी बनाई गई थी और इसका उद्देश्य है कि जो अपने यहाँ इन्फ्लेशन लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करना, कंटेन करना और जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स हैं उनको डिसाइड करना, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। इनके अलावा टोटल 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं इनके अलावा डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इसमें। फिर एसबीआई ने एक बल्क एसएमएस स्कैम डिटेक्ट किया है कि कुछ कंपनीज हैं, 4-5 कंपनीज थी जिन्होंने अपने जो उनके कस्टमर वगैरह थे उनको पहले मैसेज भेजते थे कि मतलब बाई का रिकमेंडेशन होता था कि शेयर बाई कर लो, ऐसा कर लो, और उसके बाद उनकी जो प्राइसेस होती है शेयर की काफ़ी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो ये स्कैम उन्होंने देखा कि जब भी इनकी प्राइसेस बढ़ी उसके पहले ऐसे मैसेज भेजे गए हैं उनके जो कस्टमर इन्वेस्टर्स हैं खासकर। अभी पीएम मोदी यूएस गए थे, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बिडेन, उनको सूरत में बना एक जो लैब ग्रोन डायमंड है 7.5 कैरेट का, वो गिफ्ट किया है। और ये केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्नोलॉजी से बना है, इसको बनाने में करीब 1.5 महीने लगे हैं। जो लैब ग्रोन डायमंड है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड होता है और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है। इसमें जो सीड यूज़ करते हैं, सीड मतलब ग्रेफाइट को ही इस्तेमाल करते हैं। और जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है उसमें जैसा नाम है वैसे काम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके जैसे 7,30,000 का PSI का प्रेशर देते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें देते हैं, तब वो जाके डायमंड बनता है। ऐसे ही जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है उसमें भी एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन होता है, तब वो जाके डायमंड बनता है। इसको डेटोनेशन नैनो डायमंड्स कहते हैं। ये जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं ज़्यादातर अलग अलग कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो शीशे को काटते हैं उसमें भी कहते हैं डायमंड होता है छोटा सा, तो वो डायमंड ओरिजिनल डायमंड नहीं होता, वो लैब ग्रोन डायमंड ही होते हैं नॉर्मली।
जो लैब ग्रोन डायमंड है, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो नेचुरल डायमंड के सिमिलर हैं, इनकी ऑप्टिकल डिस्पर्शन वगैरह लगभग लगभग सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके पर्पस अलग अलग हैं, कि जो नेचुरल डायमंड होते हैं वो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं जेम्स वगैरह में, ज्वेलरीज वगैरह में, लेकिन ये जो लैब ग्रोन डायमंड है ये मशीन टूल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका एडवांटेज क्या है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड है ये इको फ्रेंडली है, एक तरह से लैब में बनाए गए हैं, कुछ एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं किया गया है। लेकिन जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं वो आपको माइनिंग करने के बाद मिलते हैं, माइनिंग में नेचुरल रिसोर्सेज का, या कह सकते हो पूरा पूरा जंगल साफ करना पड़ता है। मेडिसिन पेटेंट पूल ने इंडिया के कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, जैसे यूजिया हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गई, इनके साथ एग्रीमेंट किया है कि वो जो स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस की एक मेडिसिन है लीनोतिनिब, जो ल्यूकीमिया कैंसर होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है, बहुत महंगी दवा होती है, नोवार्टिस द्वारा बनाई जाती है, उसका जेनेरिक वर्जन ये इंडिया में बनाएंगे, उसके लिए सब लाइसेंस एग्रीमेंट इन लोगों ने साइन किया है। एक सबमर्सिबल डिवाइस थी द टाइटन, जो अभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गई, इसमें जो लोग सवार थे 4-5 लोग, उनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि क्या क्या कमी थी, या क्या वो कर सकते थे, या क्या हो सकता था उसमें। तो अभी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, वो अभी बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन इंडिया भी एक ऐसे सबमर्सिबल डिवाइस बना रहा है, मत्स्य 6000, जो हमारे यहाँ ओशन सी एक्सप्लोरेशन है, खासकर ओशन फ्लोर का एक्सप्लोरेशन करना है, डेप्थ का, हमारे इंडियन ओशन में। उसके लिए सबमर्सिबल डिवाइस बनाई जा रही है कि कुछ लोग उसमें, कम से कम 3 लोग उसमें आ सकें, और उसको पानी के नीचे, मतलब पानी में भेजा जा सके नीचे की तरफ, और क्या कहते हैं वो, अब गहराई में जाके एक्सप्लोरेशन करना है, तो उस हिसाब से वो कितना प्रेशर झेल सकता है, कौन सी मटेरियल यूज़ करनी है उसमें, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। खासकर इस इंसिडेंट के बाद और भी ज़्यादा थोड़ा सा उसका एक्सपेरिमेंट होगा कि वो कितना सह सकता है या कितना झेल सकता है चीज़ों को। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है एविडेन कंपनी को। एविडेन कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, तो उसका भी खुद का सुपर कंप्यूटर है। और इस जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, वो वेदर मॉडलिंग के लिए ही वो सुपर कंप्यूटर चाहती है। तो 2 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है इन्होंने, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के लिए, और एक खुद के लिए जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, ये वाला नोएडा में लगेगा। उम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो होते हैं वो स्टेम सेल के अच्छे सोर्स होते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के जो उम्बिलिकल कॉर्ड्स ब्लड होते हैं उनको स्टोरेज में रख देते हैं, या मतलब जो बैंक्स होते हैं इसके लिए, जो स्पेशल बैंक बनाए गए हैं कुछ कुछ हॉस्पिटल द्वारा, वहाँ पर वो उसको रख देते हैं कि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी या किसी और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से ले लिया जा सकेगा। चिरल बोस लिक्विड स्टेट माना जा रहा है कि ये मैटर का नया स्टेट हो सकता है। नॉर्मली हम देखा जो क्लासिक स्टेट होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा जो एक्जॉटिक या क्वांटम स्टेट होते हैं वो प्लाज्मा, टाइम क्रिस्टल और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं। उसके अलावा ये नया चिरल बोस लिक्विड स्टेट देखा गया है फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम में। फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम तब होता है जब दो मतलब सेमीकंडक्टर की लेयर जो हैं वो उनको फ्रस्ट्रेट किया जाता है, एक तरह से उनको मतलब बाई लेयर उनका डेवलप किया जाता है। जो टॉप लेयर होती है उस इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जो बॉटम लेयर होती है उसमें होल्स होते हैं, कई सारे होल्स होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेयर है वो बहुत क्लोज रखे जाते हैं, ताकि जब कोई मशीन उनको ट्रिगर करती है तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पास ज़्यादा होल नहीं होते हैं, तो वो उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी में ये नया स्टेट बनता है, बोस लिक्विड या चिरल बोस लिक्विड स्टेट। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में बना, और मतलब इंडिया में 3-4 बैंक ऑलरेडी हैं, ये नॉर्थ इंडिया में पहला है। इसमें जो स्किन, जो मतलब डेड पर्सन है उनकी स्किन वहाँ डोनेट की जा सकती है, और उसमें कुछ कंडीशन है कि इनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, प्लस वो उसमें फ्रोजन स्टेट में रखे जाते हैं कि कभी उनको इस्तेमाल कर सकेगा, 3-4 साल तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडो चाइनीज लेपर्ड जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे, अभी पता चला है कि कंबोडिया में वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये नॉर्मली म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, साउथ चाइना वगैरह में पाए जाते हैं। पिंक बॉलवर्म काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं, ये कॉटन की फसल बर्बाद करते हैं, और ये इंडिया में ही पाए जाते हैं, इंडिया के नेटिव हैं, बाकी जगह गए होंगे तो वहाँ के लिए इन्वेजिव हैं। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, विंध्या के पास ही है, और नॉर्थ से इसकी नर्मदा जाती है, और वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो कोलार नदी बनाती है, ठीक है। इसको 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और जो भीमबेटका रॉक शेल्टर हैं वो इसी के अंदर में है। भीमबेटका जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए जा चुके हैं बहुत पहले।
नैनो यूरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए एक एग्रीकल्चर इनपुट है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इसको डेवलप और पेटेंट कराया था इफ्को ने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। और ये इकलौता नैनो फर्टिलाइजर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो करीब 4% के आसपास होता है। इसकी साइज़ 20 से 50 नैनोमीटर तक होती हैं। जीरा आजकल न्यूज़ में है इसकी प्राइसेस की वजह से, और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। नेटिव है मेडिटेरेनियन रीजन का, और ये वेदर सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब अगर मौसम ख़राब हो तो क्रॉप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ये राबी क्रॉप मानी जाती है, गुजरात और राजस्थान में उगाई जाती है। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पूरी दुनिया का 70%, ईरान, सीरिया, यूएई, टर्की, यहाँ सब बाकी 30% उगाया जाता है। एक दो दिन पहले हमने आर्टेमिस अकॉर्ड की बात की थी, इंडिया ने तब साइन नहीं किया था, अब इंडिया ने साइन कर लिया है। नासा और इसरो का अब इसके जो जॉइंट मिशन होंगे वो इसके तहत होंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में बनाया था यूएस ने, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है मून और मार्स के लिए, ठीक है। तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको कई कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है। अभी 25 कंट्री ने साइन किया था मई तक, अब इंडिया ने भी साइन कर लिया है, 26 हो गए होंगे, ठीक है। और ये मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक तरह की गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना चाहिए बाकी कंट्रीज़ को, और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन के लिए कह सकते हैं। G20 के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विटेबल यूज़ की बात आई। अगला जो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी है COP28, वो यूएई में होगा। यूएई उसका इस समय हेड है। तो उन्होंने क्या किया, यूएई ने क्या किया है कि उनके यहाँ एक ऑयल कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, और उसके जो CEO हैं वो इनके यहाँ मिनिस्टर भी हैं। उनको इन्होंने, उनका नाम है सुल्तान अल जबर, उनको इन्होंने COP28 का प्रेसिडेंट बनाया है, ठीक है। तो इसके खिलाफ कई सारे देश आ चुके हैं कि मतलब खासकर यूरोपियन और अमेरिका, यूएस जो है वो इनके खिलाफ हैं कि इनको हटाया जाए, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप कैसे एक जो ऑयल कंपनी का एग्जीक्यूटिव है उसको आप कैसे इस समिट का प्रेसिडेंट बना सकते हो, जो कि मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज ये भी माना गया है कि ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल जो है उसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, इसलिए ये सारी चीज़ हो रही हैं। फिर मालदीव न्यूज़ में था। मालदीव इंडियन ओशन में है, अपने यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से ये नीचे है। ईरान में सूखा पड़ा है कई जगह, तो ईरान अभी न्यूज़ में है इस लिहाज से। और ईरान में देखें तो कुछ रेगिस्तान भी पड़ते हैं, जैसे दस्ते कबीर, दस्ते लूट, और इनके यहाँ जो माउंटेन है एल्बोर्ज और जागरोज माउंटेन्स। टेरिटोरियल वाटर्स वो होते हैं जो किसी भी देश की बाउंड्री के या बॉर्डर के पास जो उनका शोर होता है उसके बाद से 12 नॉटिकल माइल अंदर तक समुद्र के, ठीक है, वो उनका टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। उसके बाद 200 जो मतलब उस शोर से 200 नॉटिकल माइल तक उनका फिर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा। 200 नॉटिकल माइल्स होता है वो जो हमारा बेस लाइन है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है। यूएन क्लॉज का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था, और इसमें अभी 168 पार्टीज़ हैं, जिसमें 167 स्टेट्स हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया भी इसकी पार्टी है। और इसमें जो ओशन और सीज़ में, वर्ल्ड के जो ओशन सीज़ में जो भी मूवमेंट होती है उनको रेगुलेट करने की बात है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा उसकी बात हुई है। GE एयरोस्पेस जो कि यूएस की कंपनी है, उसने इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। इंडिया में वो F414 इंजन को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ये 5th जनरेशन जो ट्विन इंजन है उसमें काम आएंगे, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। DRDO और L&T ने एक पैक्ट साइन किया है AIP को मैन्युफैक्चर करने के लिए। AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो सबमरीन्स होती हैं वो AIP का इस्तेमाल करती हैं बहुत देर तक अंदर रहने के लिए, पानी के अंदर रहने के लिए। जिरकॉन मिसाइल, ये रशिया की एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो करीब 9500 किलोमीटर पर आवर की है। PM किसान के तहत मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया था उसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन आ गया है। गवर्नमेंट की ये पहली स्कीम है जिसमें ऐसी सुविधाएं हैं अब। PM किसान का मतलब था PM किसान सम्मान निधि, इसमें 6000 हर साल दिया जाता था, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था ये पैसा। इंटरनेशनल योगा डे ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इंडिया में 6 फिलोसफीज़ हैं, उनके संस्थापक अलग अलग हैं और उनका सिग्निफिकेंस भी अलग अलग है। जैसे वशिष्ठिका को कन्नड़ ने बनाया था, इसका उद्देश्य नेचुरलिज्म से था।
न्याय गौतम ने बनाया था और इसका लॉजिक, मेथोडोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी सिलेक्शन है। सांख्य को कपिला ने बनाया था, ये रियलिटी से रिलेटेड है। योगा को पतंजलि ने बनाया था, ये मेडिटेशन के थ्रू मुक्ति प्राप्ति के लिए है। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने बनाया था, इन्होंने इसमें यज्ञ और मंत्र के पावर को समझाया है। वेदांता या उत्तरा मीमांसा को व्यास ने बनाया था, इसमें इन्होंने ब्राह्मण को समझाने की कोशिश की है। अभी पीएम मोदी यूएस गए थे तो वहाँ उन्होंने एक उपनिषद की बुक गिफ्ट की है जो बिडेन को। इसका नाम था द 10 प्रिंसिपल उपनिषद। ये एक संस्कृत से इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। इसको ट्रांसलेट दो लोगों ने किया था, श्री पुरोहित स्वामी ने और एक आयरिश पोएट थे विलियम बटलर ईट्स। जो हिंदू ग्रंथ है वो बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में जो बड़े वेद हैं मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब श्रुति में आते हैं। स्मृति में मतलब रिमेम्बर्ड होता है, इसमें वो सारे वेद आते हैं जैसे उपनिषद वगैरह हो गए, रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 10 प्रिंसिपल उपनिषद में 10 जो उपनिषद है उसकी बात की गई है, जैसे ईशा, केना, कथा, प्रश्न, मुंडका, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, चंदोग्य और बृहदरंक। फिर जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल मनाया गया अभी पुरी में, और ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है उड़ीसा में। और इसमें जगन्नाथ जी का जो चैरियट होता है, रथ होता है, उसको खींचते हैं। और इसमें 3 लोगों का होता है बेसिकली, जो जगन्नाथ जी हैं उनके साथ बालभद्र जी हैं और सुभद्रा जी, ये 3 लोगों का होता है। फिर एक ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2022, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने कंसेप्चुलाइज और डिज़ाइन किया है। इसका उद्देश्य है कि जो 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं उनमें जो ग्रीवांस रिड्रेसल की टेक्निक है या जो प्रोसेस है उसको एसेस करना, उसको रैंक देना है। फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया। इसमें इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसके बाद कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी, ये सब हैं। और सबसे बॉटम में है अल्जीरा जो अल्जीरिया की राजधानी है, त्रिपोली और दमास्कस। फिर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये जो नर्स होती है हमारे यहाँ उनको दिया जाता है, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। और उसके साथ है ये क्विज जो हिंदू में आता है, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।